हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस युद्ध को। तो वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कहा कि पूरे यूट्यूब पर विस्तृत क्लास के एक ही चैनल पर मिलेगा और वो आपके अपने चैनल पर मिलेगा। मैंने ये सोचा कि परीक्षाओं की दृष्टि से, बदलते हुए पैटर्न की दृष्टि से जो है, देखो, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क का जन्म होता है। अगर हम विस्तृत में पढ़े रहेंगे तभी हम शॉर्ट में कुछ कर पाएंगे, बल्कि हम शॉर्ट में पढ़कर विस्तृत नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम विस्तृत पढ़कर शॉर्ट बना सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए हम पढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। तो देखिए, हम जहाँ से पढ़े हैं वहीं से हम आपको भी बताएंगे। देखिए, एस्थेटिक्स जिसे हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, ठीक है। एस्थेटिक्स यूनानी शब्द से लिया गया है, जिसका मूल रूप है एथोटिको, ठीक है। क्या है? एटो एंटिकोस, ठीक है। एस्थेटिकोस है, ठीक है। यही यूनानी शब्द में एस्थेसिस से हुआ है। अगर यूनानी शब्द की बात करें तो एस्थेसिस से हुआ है। इंद्रिय सुख की चेतना, जिसका अर्थ है इंद्रिय सुख की चेतना, और इसी एस्थेसिस शब्द से एस्थेटिक शब्द बना है, ठीक है। किससे बना है? एस्थेसिस शब्द से बना है। हिंदी भाषा में इसे सौंदर्य शास्त्र या नंदन शास्त्र के रूप में जाना जाता है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, यानी कि जो सौंदर्य शास्त्र है दर्शन शास्त्र का एक अंग है, जिसमें कला की प्रकृति, आस्वाद या ग्रहणीयता, सौंदर्य सृजन तथा सौंदर्य प्रशंसा का विचार किया जाता है। पाश्चात्य साहित्य में एस्थेटिक्स शब्द प्रथम बार 1750 ईस्वी में दार्शनिक अलेक्जेंडर बाउमगार्टन जी ने अपनी पुस्तक एस्थेटिका में प्रथम अनुच्छेद में इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहा है। क्या? इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहकर परिभाषित किया, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी क्रम में जो है, देखिए, इन्होंने इंद्रिय संवेदनशील इंद्रिय बोध का शास्त्र के रूप में, एक मिनट, हम लोग पीछे चल गए थोड़ा, यहाँ से है, हाँ। तो देखिए, इन्होंने इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहकर परिभाषित किया। इस शब्द का बहुवचन एस्थेटिक्स बहुत बाद में प्रचलित हुआ, जिसका अर्थ विकास क्रम इस प्रकार हुआ कि सर्वप्रथम बाउमगार्टन ने इसका प्रयोग संवेदनशील इंद्रिय बोध का शास्त्र के रूप में किया। पश्चात हीगल ने इसका प्रयोग ललित कलाओं के दर्शन के अर्थ में किया। तदंतर इसका सामान्य प्रयोग काव्य अथवा प्रकृति सौंदर्य के विश्लेषणात्मक निरूपण के अर्थ में होने लगा, ठीक है। तो और आगे क्या हुआ? तो फिर इसके बाद जो है ये एस्थेटिक्स, ठीक है। एस्थेटिक्स शब्द का अर्थ है इंद्रिय प्रत्यक्षों का ज्ञान के माध्यम से किया गया अध्ययन। बाद में एस्थेटिक्स उस शास्त्र को कहा जाने लगा जो इंद्रिय बोध से प्राप्त सौंदर्यानुभूति के आत्मिक आनंद का विश्लेषण करता है। क्या करता है? इंद्रिय बोध से प्राप्त सौंदर्यानुभूति के आत्मिक अध्ययन का विश्लेषण करता है। प्रारंभ में सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का ही एक अंग है, जैसा कि पहले ऊपर ही बता दिया गया है। इस तत्व दर्शन, आचार शास्त्र तथा मनोविज्ञान ने प्रभावित किया, जिससे इसका स्वरूप विकसित होता गया। सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत चाक्षुष और श्रवण दोनों इंद्रिय बोधों की प्रमुखता रही है, क्योंकि इंद्रियों में से ये दो इंद्रियां ही सत्य के निकट हैं। इसके अतिरिक्त सौंदर्य शास्त्र में 3 प्रकार के सौंदर्य पर विचार किया गया है। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार के इंद्रियों पर बात किया गया है, और जो 3 प्रकार हैं, इंद्रिय सौंदर्य, विधानगत सौंदर्य तथा अभिव्यक्तिगत सौंदर्य। कौन कौन सा?
तो एक है इंद्रिय सौंदर्य, विधानगत सौंदर्य और अभिव्यक्तिगत सौंदर्य। एस्थेटिक्स से हमारा तात्पर्य सुंदर विषय में विचार या सौंदर्य दर्शन से है जो चेतना से उद्धृत है। सौंदर्य चेतना का अर्थ है सौंदर्य बोध, जो मन की एक विशिष्ट भावात्मक स्थिति होती है। युग चेतना तथा मानसिक विचारों के उतार चढ़ाव के अनुरूप सौंदर्य का स्वरूप परिवर्तित होता है। ठीक है, क्या है कि सौंदर्य का जो स्वरूप है ना वो परिवर्तित होता है। ठीक है, इसके बाद है स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। सौंदर्य बोध के आधार पर ही सौंदर्य दर्शन का जन्म हुआ है और दार्शनिक अनेक स्थापनाओं और सौंदर्यानुभूति की व्याख्या करते हैं। अगर अब हम देख लेते हैं कि उद्भव इसका क्या रहा है या कैसे हुआ है। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र का उद्भव। तो देखिए, ये जो सौंदर्य शास्त्र का उद्भव रहा है, ठीक है, क्या सौंदर्य शास्त्र का उद्भव, तो आप जानते हैं कि सौंदर्य शास्त्र के उद्भव के विषय में पाश्चात्य कला चिंतन का प्रमुख केंद्र सौंदर्य रहा है। अगर हम पाश्चात्य कला की बात करें तो वहाँ सौंदर्य पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। प्राचीन विचारकों में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। यहाँ सर्वप्रथम सौंदर्य पर चिंतन प्राचीन यूनानी के उद्भट विद्वानों ने किया है, यानी कि यूनान के जो विद्वान हैं इन्होंने किया है। यूनान में सौंदर्य शास्त्र के इतिहास का प्रारंभ कवियों तथा दार्शनिकों के मध्य विवाद से हुआ। किसके किसके? कवियों और दार्शनिकों के मध्य विवाद से हुआ। कवि व दार्शनिक दोनों ही स्वयं को प्रज्ञा अर्थात ज्ञान का स्रोत मानते हैं। कवियों का प्रभाव हृदय पर गहन रूप से पड़ता था, क्योंकि वे काव्य के माध्यम से जन साधारण को आनंद प्रदान करते थे, साथ ही साथ ज्ञान भी बांटते थे। यूनान में पदार्थों को सुसंगत रूप से देखने की प्रवृत्ति थी, सौंदर्य को भी वस्तुगत यथार्थ मानते थे। सम्मित व समानुपात, क्रमबद्धता तथा संतुलन शक्ति की चेतना उसके स्थापत्य और मूर्ति में प्राप्त, ठीक है क्या में प्राच्य है तथा संतुलित शक्ति की चेतना उसके स्थापत्य और मूर्ति में प्राच्य है, तथा ये गुण ही उनके काव्य की आत्मा भरा है। क्या ये गुण उसके काव्य की आत्मा भरी थी? ठीक है, यूनानी सौंदर्य के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हैं। पुरुषों व स्त्रियों की पृथक सौंदर्य उपयोगिता होती थी। कलाकारों को राष्ट्रीय सम्मान मिलता था। उसकी कला में कल्पना व बुद्धि का सुंदर सामंजस्य मिलता है। ये बौद्धिक चिंतन में भी आनंद प्राप्त करते थे। सौंदर्य के प्रति सजगता से धर्म भी प्रभावित हुआ। क्या धर्म भी प्रभावित हुआ? देवताओं का अंकन एक निश्चित स्वरूप में किया जैसा वे स्वयं देखना चाहते थे। लेकिन यूनानी जो कवि होमर और हीडियास, ये हीडियास नहीं, यहाँ ईडियास होगा। ठीक है, होमर और ईडियास। देखिए, ये ईडियास जो है होमर की रचना है। चलिए देखते हैं, दो कवि हैं, एक होमर व हीडियास ने देवों की उत्पत्ति, रूप और गुण देने का प्रयास किया। यूनानी काव्य और रचनात्मक कला को लोकप्रिय, व्यवहारिक, धर्म व विचारात्मक दार्शनिक मनन के मध्य एक कड़ी माना जाता है। इस प्रकार, ठीक है क्या, इस प्रकार विचारों का सुंदर, ठीक है, इस प्रकार विचारों का सुंदर रूप प्रस्तुत करने पर व्यक्ति को आनंद प्राप्त हुआ तथा सौंदर्य शास्त्रीय मूल्यांकन का मार्ग खुल गया। यूनानी दार्शनिक थेलीज 640 ईसा पूर्व से 547 ईसा पूर्व ने इस दिशा में प्रथम प्रयास किया, जिन्हें यूनानी दार्शनिक का पिता कहा जाता है। किसको? थेलीज को पिता कहा जाता है। इसके बाद पाइथागोरस ने
संतुलन पर अपने विचार व्यक्त किए, सौंदर्य पर स्पष्ट रूप से सुव्यवस्थित विवेचन सुकरात व प्लेटो ने आरंभ किए। देखिए, अगर पिता पूछा जाएगा तो थेलीज बताइएगा, और संतुलित रूप देने का काम पाइथागोरस ने किया, और इसे व्यवस्थित करने का काम सुकरात और प्लेटो से आरंभ होता है कि इन्होंने इसे व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित किया या रखने का काम किया। पश्चिम में 18वीं शताब्दी से पूर्व इस प्रकार के शास्त्र का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। एस्थेटिक शब्द का प्रथम अर्थ विकास। एस्थेटिक का वह शास्त्र है जिसका संबंध कला और प्रकृति में व्याप्त समग्र सुंदर और उदात्त से है। किससे है? सुंदर और उदात्त से है। ठीक है, उदात्त से है के रूप में सन 1750 में जर्मन के विद्वान हैं अलेक्जेंडर बामगार्टन ने इसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया। जैसा कि आप ऊपर ही पढ़े हैं कि सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक अंग है, तथा अपने ग्रंथ एस्थेटिका में सौंदर्य तथा कला का क्रमबद्ध विवेचन करने वाले इस शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र के नाम से संबोधित किया। अब तक दार्शनिकों ने ऐसे किसी शास्त्र की कल्पना नहीं की थी। फुटकर रूप में विभिन्न कलाओं के विषय में चिंतन की परंपरा अवश्य प्राचीन थी। ठीक है, कह रहे हैं कि चिंतन की व्यवस्था भले ही प्राचीन थी, लेकिन इससे पहले जो है किसी ने इस पर इतना काम नहीं किया था। तो यहाँ तक ठीक। आगे देखते हैं। आगे इसी क्रम में है, किंतु बामगार्टन ने ही सर्वप्रथम एक शास्त्र का रूप में सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है कहकर परिभाषित किया। यदि यहीं से सौंदर्य शास्त्र का आरंभ माना जाए तो निश्चित ही यह आधुनिक विषय माना जाएगा। किंतु बामगार्टन ने सौंदर्य शास्त्र को एक नया अभिधान दिया। वह अपनी विषय वस्तु की पूर्व पीठिका की दृष्टि से प्राचीन परंपरा का ऋणी है, क्योंकि आधुनिक सौंदर्य शास्त्र ने जिन विचारों को विकसित किया वे प्राचीन विचारों के चिंतन पथ में रहे हैं। कांट ने संवेदनाओं के दार्शनिक विवेचन को सौंदर्य शास्त्र कहा है। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, कांट ने क्या कहा? दार्शनिक विवेचन का सौंदर्य शास्त्र कहा है। अब देखिए, जो सौंदर्य शास्त्र जो है इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान, इसीलिए जब मैं ऊपर आप थंबनेल देखेंगे ना तो मैं वहाँ पर लिख दिया हूँ सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान। ठीक है, जिससे वो पता चल जाता है कि मूल चीज़ क्या है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इसके बाद आप पाते हैं चीज़ों में कि समस्त कलाओं में निहित समान आधारभूत तत्वों के दर्शन के रूप में सौंदर्य शास्त्र के अर्थ निर्धारण का समग्र प्रयास जर्मन विद्वान हीगल ने किया। इन्होंने अपने ग्रंथ फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट में कहा कि सौंदर्य का संबंध सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से है। सौंदर्य का मतलब ये नहीं कि कला से, ये नहीं, संपूर्ण क्षेत्र से माना जाता है। तथापि वास्तविक अर्थ में सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य से है, न कि अन्य माध्यमों से अभिव्यक्ति सौंदर्य से ही। हीगल ने सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं का दर्शन कहा है। इन्होंने कहा कि ये जो सौंदर्य शास्त्र है ना, ये ललित कलाओं का दर्शन कहा है। इसलिए कुछ विचारक एस्थेटिक्स को 19वीं शताब्दी में हिगेलियन आविष्कार मानते हैं। जैसे इन्होंने एक पुस्तक लिखा था क्लासिफिकेशन ऑफ हिगेलियन आर्ट ना, तो वैसे ही 19वीं सदी में हिगेलियन आविष्कार मानते हैं। हीगल ने अपनी प्रतिभा के बल पर बिखरे हुए सूत्रों को व्यवस्थित करके एक विराट सिद्धांत के रूप में दिया, यानी कि जो बिखरे हुए तथ्य हैं उसको व्यवस्थित करके समाज के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे देखो। अब क्रोचे महाराज क्या कहते हैं? क्रोचे के बारे में तो सुने ही हो।
वो कला की अलग अलग परिभाषा देते रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हीगल के पश्चात जर्मन विद्वान क्रोचे सौंदर्य शास्त्र को स्वतंत्र एवं स्वतः संपूर्ण विचार की प्रणाली के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन्होंने एस्थेटिक्स को अभिव्यक्ति की पुनः प्रत्यात्मक और कल्पनात्मक क्रियाओं का विज्ञान कहा। क्या क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रत्यात्मक एवं कल्पनात्मक क्रियाओं का विज्ञान है। इनके अनुसार सौंदर्य शास्त्र का विषय मानव की कल्पना पुनः प्रत्यक्ष तथा अभिव्यक्ति से संबंधित है। सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा में मनोवैज्ञानिक विचारक फैचनर ने सौंदर्य शास्त्र का संबंध मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक अनुभव से जोड़कर इसे नई दिशा दी। क्या किए? ये सौंदर्य शास्त्र का जो संबंध है मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक अनुभव से जोड़कर इसे नई दिशा दी तथा प्रयोगात्मक सौंदर्य शास्त्र की स्थापना की। इस दृष्टि से सौंदर्य शास्त्र को सौंदर्य की अनुभूति या आनंद तथा फल सृजन या कला अध्ययन करने वाला शास्त्र कहा गया। इसके पश्चात मार्क्सवादी विचारधारा के सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक विकास ऐतिहासिक संदर्भ के सौंदर्य का अध्ययन किया। ठीक है, क्या के अध्ययन किया। किंतु यह मत समाजवादी अधिक था। क्या? यह समाज के लिए समाजवादी अधिक था। यहाँ तक ठीक है। आधुनिक युग में दार्शनिक सौंदर्य शास्त्र के रूप में तीव्र प्रतिक्रिया हुई तथा समस्त विचारों में संतुलन का प्रयास किया गया। इसमें सुजान के लैंगर प्रमुख थे। कौन कौन थे? सुजान के लैंगर के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों तथा समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है। लैंगर ने सौंदर्य शास्त्र का संबंध अभिव्यक्ति से नहीं माना। उन्होंने कला के प्रभाव पक्ष के विवेचन और विश्लेषण को ही प्रधान विवेच्य विषय माना है। अब अगर हम बात कर लें कि पाश्चात्य देशों के समान ही पाश्चात्य देशों के समान ही पूर्वी देशों में भी सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन परंपरा मिलती है। पाश्चात्य कला चिंतन का प्रमुख केंद्र सौंदर्य और जापान में यूगेन था। क्या? सौंदर्य और यूगेन। आगे देखते हैं। देखिए, ये जो कलाकृति, ठीक है, क्या कलाकृति के माध्यम से व्यंजित, ठीक है, कलाकृति के माध्यम से व्यंजित पदार्थ आंतरिक गहन सौंदर्य, ये ब्रैकेट में समझने के लिए है, ठीक है, को कला चिंतन का आधारभूत तत्व माना है। चीन की हम बात कर रहे थे तो चीन में ध्वनि बोधक सिद्धांत के द्वारा कला चिंतन की अवधारणा की गई। भारत में कला चिंतन तथा सौंदर्य शास्त्र की विशिष्ट अन्वेषण रस सिद्धांत द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रस सिद्धांत द्वारा किया गया। भारतीय कला दर्शन के अनुसार चेतन, अचेतन, अतिचेतन मन से सृजन का आरंभ होता है। किसके? चेतन, अचेतन, अतिचेतन मन से सृजन का आरंभ होता है। इसलिए कला की रूप सृष्टि में विष्ट ही नहीं संविष्ट भी अपनी छवि दर्शाती है। यही कारण है कि सार्वभौमिकता है। कला एक की नहीं रहकर सर्वमय, सर्वकालिक तथा अमर हो जाती है। कला में जड़ कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। भारतीय धर्म ऋषियों ने देखा कि आत्मा से बढ़कर, आत्मा के अतिरिक्त विश्व में कुछ भी प्रिय नहीं है। क्या? हमारे ऋषियों ने भारतीय धर्म की कहा कि आत्मा से बढ़कर, आत्मा के अतिरिक्त विश्व में कुछ भी नहीं है। जो प्रिय है वह सुंदर है, आनंद है, रस है। उनका जो प्रिय है वो सुंदर है, आनंद है, रस है। जैसे आपको कोई व्यक्ति, वस्तु पसंद आती है तब तक वो प्रिय लगेगा, सुंदर लगेगा, उसके साथ रहना अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो चीज़ हट जाती है तो बिल्कुल विपरीत हो जाती है। वही कहते हैं कि जो प्रिय है, जो तुम्हारे प्रिय है वह सुंदर है और आनंद है,
रस है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने विचार इस पर जो है दिए हुए हैं, क्योंकि ये भी दार्शनिक थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि प्रेम से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा जो प्रेम है ना, प्रेम से अधिक सुंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है का मतलब कुछ भी नहीं है। कला में आत्म चैतन्य अपनेपन की छायाप्रत मिलती है। जैसे अचेतन स्थूल माध्यम में चेतना का चमत्कार दर्शाना, यही कला का कृतित्व है। इस प्रकार सुंदर की अनुभूति में आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। किसका? आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। जिस रूप में प्रियतम आत्मा चेतना का विलास नहीं, वह अर्थहीन है। जब अर्थहीन है तो उसमें सत्य भी नहीं है। जो प्रिय है, जो प्रिय तथा सत्य नहीं है, उसमें शिव अर्थात शुभ को कैसे निवास हो सकता है? आत्माभिव्यक्ति ही कला का प्राण है। आत्मा का स्पष्टीकरण प्रत्यक्ष रूप में, इसीलिए कला में सत्यम शिवम सुंदरम का अनुभव न हो यह असंभव है। यानी कि कला में सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर चलती है। भारतीय दर्शन, भारतीय कला दर्शन तथा सौंदर्य दृष्टि का मूल तत्व ही, यहाँ का जो मूल तत्व है वही है आपका सत्यम शिवम सुंदरम। यानी कि जो मूल तत्व है ना, भारत का जो दार्शनिकता का मूल तत्व ही सत्यम शिवम सुंदरम रहा है ना। बिल्कुल। आगे इसी क्रम में आप देख पा रहे हैं कि देखो, वेदों में रस और आनंद है। क्या? वेदों में रस और आनंद है। रूप तथा रंग है, संगीत तथा पद्य है, ऋक् यानी पद्य है, सूक्ति तथा गाथा है, अंत में सतचित आनंद है। क्या? सतचित आनंद है, अर्थात वह सब कुछ है जिसमें कला का निर्माण होता है। वेद की कला दृश्य में रूप कला का सार है तथा रूप के लय विधान ही उसका सर्वस्व है। वेद में अर्थ शून्य कुछ भी नहीं, वेद में अर्थ जो है शून्य जैसा कुछ भी नहीं है। कला अपने कौशल में चेतन में चेतना का चमत्कार जगाती है तथा चैतन्य का यह चमत्कार अर्थ है। उपनिषद में, ठीक है, उपनिषदों में सौंदर्य को विशुद्ध आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखा है। यहाँ सौंदर्य पर भौतिक पक्ष उपेक्षित रहा। अगर हम भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि ने अपने कला चिंतन में इस अर्थ को ही स्वीकार किया, वरन कहा कि काव्यार्थ वह है जो हृदय संवादी प्रिय सुंदर हो। ऐसा काव्यार्थ मन की गंभीर वेदना का स्पर्श करता है, जिससे मन में भावनाओं के उद्वेग से वह अवित अर्थ रस हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। यही क्या? यही रसानुभूति सौंदर्य चेतना को जगाती है। भारतीय दृष्टि में मन अंतर्मुखी होकर सत्य और आत्मा के प्रत्यक्षीकरण से शांति का अनुभव करता है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है। मन की रजोगुण तथा तमोगुण, क्या? रजोगुण तथा तमोगुण प्रवृत्ति सत्य में लीन होकर आत्म प्रत्यक्ष करती है, जिससे मन अखंड हो जाता है। इसलिए भारतीय आचार्यों ने कहा कि अखंड बुद्धि समाशुद्ध काव्यम। ठीक है, यह अखंडता रूप में प्रतिरूपित है। ठीक है, प्रतिरूपित होती है। आगे देखिए। रूप का सृजन ही कलात्मक सृजन है। इसकी अनुभूति कला की अनुभूति होती है। कलाकार रूप का स्थूल माध्यमों से
लय के चमत्कार द्वारा सृजन करता है, जिसके श्रेष्ठ उदाहरण नटराज, कोणार्क की मूर्तियों तथा अजंता एलोरा की कला में मिलते हैं। यहाँ जड़ता का कहीं भी दर्शन नहीं होता। ये कहते हैं कि कलाकार का जो स्थूल माध्यमों के लय के चमत्कार द्वारा सृजन होता है, ठीक है। इसमें जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो नटराज, कोणार्क का जो मंदिर है ना, नटराज, हाँ मूर्ति, नटराज की मूर्ति अजंता एलोरा की कला में मिलते हैं। वहाँ जड़ता जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे जड़ता मतलब होता है मूल, मूल जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे इसी क्रम में है कि पंच पगेश शास्त्री हुए हैं, ठीक है। पंच पगेश शास्त्री भी अपने विचार दिए हैं। ये कहते हैं कि सौंदर्य शास्त्र को रसानुभूति से प्राप्त आनंद का दार्शनिक विवेचन कहा है। क्या कहा? सौंदर्य शास्त्र को रसानुभूति से प्राप्त आनंद का दार्शनिक विवेचन कहा है। के एस रामास्वामी शास्त्री के अनुसार सौंदर्य शास्त्र कला में अभिव्यक्ति सौंदर्य का विज्ञान है। कतिचंद्र पांडे के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का विज्ञान तथा दर्शन है। कतिचंद्र क्या कहते हैं कि ललित कला का विज्ञान और दर्शन दोनों ही सौंदर्य शास्त्र है। भारतीय सौंदर्य दृष्टि व्यापक और उदार होने के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपविष्ट है। वैदिक यज्ञ में सामगान और वेदिकाओं के निर्माण से लेकर प्रत्येक लोक अनुष्ठान तक सुंदर तथा लोक प्रभुत्व की भावना ओतप्रोत है। भारतीय विचारकों का एक वर्ग सौंदर्य शास्त्र को काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र आदि का पर्याय माना है। एक भारतीय विचारक हैं जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र को काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र आदि का पर्याय माना है। किंतु काव्य शास्त्र का अध्ययन काव्य तक सीमित है तथा सौंदर्य समस्त कलाओं का सार है। क्या है? समस्त कलाओं का सार है। क्या? सौंदर्य। ठीक है, आगे देखो। सौंदर्य की सीमा काव्य के साथ व्यक्तित्तर कलाओं, जिसमें स्थापत्य, मूर्ति, चित्र और संगीत का विस्तृत है। ठीक है, इसलिए सौंदर्य शास्त्र मात्र काव्य शास्त्र नहीं बल्कि कला शास्त्र है। क्या? सौंदर्य शास्त्र काव्य शास्त्र ही नहीं बल्कि कला शास्त्र है। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखते हैं कि सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र का पारस्परिक संबंध है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या है चीज़ें। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। टेक केयर।